नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। कहानी अब तक। कोमल अवनी के पास आती है और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, बॉस ये आर के इतनी आसानी से हार कैसे मान लिए? जहां तक मैं इसे जानती हूँ इसने आज तक ये किसी के आगे नहीं झुका। अवनी भी अपने मन में यही सोच रही थी, आखिर इतनी आसानी से आर के ने हार केस मान ली। अब आगे दूसरी तरफ चौपा में विवान कब से कुछ पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। ऋषभ भी कब से उसके हरकतों को देख रहा था। ऋषभ ने कड़क आवाज में कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? विवान आवाज सुन के थोड़ा घबरा गया और हिम्मत करके पूछा, ऋषु हमारे अदमियों ने कुछ किया क्यों नहीं और तू चुपचाप हार मान के वापस आ गया। तूने तो आज तक कभी अपने हथियार नहीं डाले। तू चाहता तो 1 मिनट में वह सबको घुटनों पर बैठा सकता था तो फिर। इतना बोल के वो ऋषभ की ओर देखने लगा। ऋषभ विवान की तरफ मुड़ और बोला, मैंने इस सभी गार्ड को कुछ करने से मान किया था। विवान थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, पर क्यों? और गुस्सा देखते हुए बोला, तुझे पता है न तेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और तूने ये रिस्क लिया। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता और तेरे घर वाले तो जीते जी मर जाते। एक बार पहले ही वो बहुत कुछ झेल चुके हैं। ऋषभ ने विवान को सानत करते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था कि अवनी के दिमाग में मेरी नेगेटिव इमेज बने। जब उसे पता चलेगा ऋषभ हेआर के हो तो वो मुझसे प्यार करे ना कि नफरत। विवान ने बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए ऋषभ से घूरते हुए बोला, तू प्यार के चक्कर में अपनी जान देने चला था। फिर याद आते ही ऋषभ ने क्या बोला, अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, तू क्या सच में अवनी से प्यार करने लगा है? ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया। विवान कुछ सोचा और बोला, अगर अवनी को तुझसे प्यार नहीं हुआ और किसी और से हो गया तो क्या करेगा? विवान की बात सुनके ऋषभ ने गुस्से से मुठियां बंद करे के दांत पिसते हुए कहा, अवनी भी मुझसे है प्यार करेगी, वो सिर्फ मेरी है, दूसरा कोई उसके पास आया तो वो उसका आखिरी दिन होगा। मैं उसे अपने प्यार में पागल नहीं किया तो मेरा नाम ऋषभ कुंद्रा नहीं। विवान ने थोड़ा मजे लेते हुए कहा, और वो तू कैसे करेगा? ऋषभ ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दे, जैसा मैं बोल रहा हूं तू बस वैसा ही कर। विवान ने बोला, क्या करना है? ऋषभ ने बोलना शुरू किया, तुझे डीन को बोलना है कि क्लास को 3 दिनों के लिए माउंट फॉरेस्ट में ट्रिप लेकर जाए और उसका सारा खर्चा कुंद्रा ग्रुप उठाएगा और इस साल का कॉलेज फेस्ट की स्पॉन्सर भी कुंद्रा ग्रुप ही देगा। ऋषभ आगे बोला, ट्रिप में अवनी के साथ ज्यादा टाइम बिता पाओगा। विवान में खुश होत हुआ कहा, यार प्लेन तो अच्छा है, इसी बहाने में भी अपनी वाली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगा। ऋषभ ने एक आईब्रो उठे के विवान को सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कौन तेरी वाली। विवान ने ऋषभ को देखा और शर्माते हुए बोला, भाई मैं कोमल की बात कर रहा हूँ। तो ऋषभ ने बोला, अच्छा तुझे कोमल पसंद है? विवान ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ को विवान को देखकर बहुत हंसी आ रही थी पर उसने किसी तरह कंट्रोल किया और डांटते हुए बोला, अब इतना लड़कियों की तरह शर्मा मत, जो बोला है वो कर। अगले दिन मुंबई यूनिवर्सिटी में सब अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे पर आज ना तो अवनी कोमल आए थे ना ही ऋषभ, और विवान 4 रोज यूएसए से वापस तो आ चुके थे पर ऋषभ को आज ऑफिस जाना था इसलिए कॉलेज नहीं आया और अवनी तो सोन में मस्त थी। विवान ने डीन को बोल के 2 दिन बाद की ट्रिप के बारे में सब बता दिया था और डीन भी रेडी हो गया था। आखिर वो आरके की बात कैसे टाल सकता था? कुंद्रा ग्रुप सभी एम्प्लॉयज की हालत खराब थी क्योंकि आज आरके आने वाला था। सब अपने पेंडिंग कमा को पूरा करने में लगे थे क्योंकि आज ऋषभ सारी प्रोग्रेस चेक करने वाला था। ऑफिस में छोटे से बड़े तक सबकी हालत टाइट थी। सब बस यही सोच रहे थे, आज भगवान बस बचा ले उन्हें। तभी बुलाइडिंग के सामने 15-20 कारें आके रुकी, गाड़ी के रुकते हैं। सबकी ससे थाम गई थी। डायरेक्टर और मैनेजर के साथ ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट हेड गेट पर वेलकम करने के लिए दौड़े। सभी गाड़ियों में से ऋषभ के बॉडीगार्ड निकले और एक ब्लैक बेंटली को कवर करके खड़े हो गए। तभी पासैंगर सीट से विवान निकला और ऋषभ की तरफ का गेट खोला। गेट खुलते हैं ऋषभ बड़े ही रोब के साथ निकला। उसको देखते ही सबने अपने सर नीचे कर लिए। ऋषभ का ऑरा इतना खतरनाक था कि सभी की पसीने छूट रहे थे। ऋषभ लंबे कदम लेते हुए सीधा बुलाइडिंग के अंदर जाने लगा। ऑफिस में जितने भी लोग थे सबके सब सर नीचे करके ऋषभ को गिरेट कर रहे थे पर ऋषभ ने किसी को जवाब नहीं दिया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। विवान ने जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस किया। विवान और ऋषभ दोनों ही लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट सीधा 37 फ्लोर पर रुकी। ये फ्लो बस ऋषभ और विवान का था, यहाँ किसी को भी आना मान था। यहाँ बिना ऋषभ की परमिशन के नहीं आ सकते। ऋषभ और विवान दोनों लिफ्ट से बाहर आए। पूरे फ्लो पर ऋषभ के 10 खास बॉडीगार्ड के अलावा कोई बॉडीगार्ड नहीं थे क्योंकि ये 10 इतने काबिल है
कि 100 बॉडीगार्ड को अकेले संभाल सकते हैं। ऋषभ सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। एक बॉडीगार्ड ने ऋषभ को देखकर जल्दी से गेट खोल। अब आगे ऋषभ अंदर चला गया। अंदर जाके अपनी चेयर पर बैठ के काम करने लगा। विवान अपने कैबिन में जाके ऋषभ का शेड्यूल रेडी करता है। आज ऋषभ की कुछ खास लोगों से मीटिंग होने वाली थी, पर सारी मीटिंग ऋषभ के बॉडी डबल करने वाले थे। ऋषभ कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको इंस्ट्रक्शन देने वाला था। कुछ देर में विवान ऋषभ के कैबिन में आया। उसने ऋषभ का सारा शेड्यूल समझाया। फिर जाने को हुआ था, तभी ऋषभ ने पूछा। जो बोला था वो गया। विवान फिर से ऋषभ की तरफ मुड़ा और स्माइल के साथ बोला, ऋषु ऑर्डर सीधा आरके का था, तो किसकी इतनी हिम्मत जो माना कर दे। ऋषभ ने हम बोला और अपना काम करने लगा। विवान भी अपने कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ के कैबिन का डोर नॉक हुआ। ऋषभ ने बिना देखे कमिंग बोला। मैनेजिंग डायरेक्टर अंदर आया और ऋषभ के सामने एक फाइल बढ़ाते हुए डरते हुए बोला, सर ये मैनेजमेंट रिपोर्ट अपने जो मंगाई थी। ऋषभ ने रिपोर्ट ली और जाने का इशारा किया। डायरेक्टर तुरंत वहां से भाग गया। दूसरी तरफ अवनी के अपार्टमेंट में अवनी आज भी लेट उठी। एक तो यूएसए से आधी रात को आई और दूसरी उसकी सोने की आदत। अवनी उठी और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होके वो किचन में गई और ब्रेकफास्ट रेडी किया। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके वापस कमरे में आ गई। उसने अपने फोन चेक किया तो उसमें 2 दिन बाद की ट्रिप की इन्फॉर्मेशन की डिटेल थी। अवनी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उनका कॉलेज कभी भी अचानक से ट्रिप पे नहीं ले गया। अवनी अपने सीक्रेट रूम में जाके पूरी डिटेल निकालने लगी। कुछ देर टाइप करने के बाद वो रुकी और स्क्रीन को देखते हुए कहा, आखिर आरके इस ट्रिप का खर्चा क्यों उठा रहा है, पहले तो कभी नहीं किया। फिर अपने मन में ही बोली, शायद इसमें भी इसका कोई फायदा ही होगा। फिर उसने आरके के बारे में और डिटेल निकालने के लिए फिर टाइपिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद रुकी और देखकर बोली, आखिर इस आरके की कोई इमेज क्यों नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका फोन बजा। फोन पर कोमल नाम देखकर अवनी ने फट से फोन उठा लिया। अवनी कुछ बोल पाती उस पहले कोमल एक्साइटेड होते हुए बोली, अवनी अवनी यार तुझे पता है हमें ट्रिप के लिए माउंट फॉरेस्ट लेकर जा रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, कितना मजा आएगा ना। तो अवनी ने हम में जवाब दिया तो कोमल थोड़ा फिक्र करते हुए बोली, क्या हुए तू खुश नहीं है, ट्रिप से तुझे ऋषभ के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो अवनी बोली, यार मैं खुश हूं, पर ये ट्रिप आरके ने स्पॉन्सर किया है। कोमल ने जब ये सुना तो उसके भी माथे पर टेंशन की लकीरें आ गई। फिर उसने फिक्र करते हुआ कहा, अवनी कहीं उसे तेरे बारे में तो नहीं पता चल गया। इस पर अवनी भी सोच में पड़ गई। फिर बोली, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, इसके पीछे कोई और बात है। चल छोड़ वो सब, वो तो ट्रिप पे जाके पता चल ही जाएगा। फिर थोड़ी देर कोमल से इधर उधर की बातें करके फोन रख अपना काम करने लगी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अगले दिन मॉर्निंग में ऋषभ और विवान दोनों ही शुभ जल्दी ही कॉलेज पहुंच गए। पर आज कॉलेज में तो अलग ही माहौल था। आज सारे स्टूडेंट जल्दी ही कॉलेज आ गए थे क्योंकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आज सब लोग माउंट फॉरेस्ट में ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। ऋषभ और विवान जब क्लास में पहुंचे तो उन्हें अपनी डेस्क पे बैठे अवनी और कोमल मिले। ऋषभ और विवान तो देखकर हैरान थे क्योंकि वो दोनों ये बात एक ही दिन में जान गए थे। अवनी हमेशा लेट ही कॉलेज आती थी। वो जल्दी से अवनी के पास गए और मॉर्निंग विश किया। फिर ऋषभ ने अवनी को देखते हुए पूछा, अवनी आज इतनी जल्दी कैसे। तो कोमल ने फाटक से जवाब दिया, अरे क्या है ना, हमारा कॉलेज कल माउंट फॉरेस्ट पे ट्रिप पे ले जा रहा है, वो भी 3 दिनों के लिए। अवनी को घूमना फिरना बहुत ही पसंद है, इसलिए आज जल्दी आके सब अच्छे से जानने आई थी कब कैसे जाना है। ऋषभ ये पहले ही जानता था कि अवनी को घूमना पसंद है, इसीलिए उसने ये ट्रिप प्लान की थी। ऋषभ ने थोड़ा नसमझी की एक्टिंग के साथ कहा, अच्छा अवनी को घूमना पसंद है। तो अवनी ने भी बड़े एक्साइटेड होते हुए कहा, बहुत ज्यादा पसंद है। ऋषभ ने अच्छा ये बात है बोला और उनके साथ बातें करने लगा। वही विवान तो बस कोमल को चोरी चोरी देखे जा रहा था। वही हाल कोमल का भी था। थोड़ी देर में शर्मा सर आ गए लेक्चर के लिए। ऐसे ही हंसते मस्ती करते पूरा दिन निकल गया। दोपहर में अवनी और कोमल अकेले ही घर चले गए और ऋषभ और विवान ऑफिस के लिए निकल गए। ऋषभ का आज ऑफिस में थोड़ा काम था, इसलिए उसे जाना पड़ा। वो दोनों जब ऑफिस के कैबिन में पहुंचे तो कुछ देर बाद गेट नॉक हुआ। ऋषभ ने कम इन बोला तो एक बॉडीगार्ड उनके पास आया। ऋषभ ने उसे देखते हुए बोला, पता किया डेविड ने हमसे क्यों मिलना चाहता था। बॉडीगार्ड ने सर झुकाकर बोल, नो बॉस, हमें ये तो नहीं पता लग पाया, पर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ब्लैक फॉरेस्ट गैंग ने आज मुंबई के प्राइवेट बीच पर पार्टी रखी है। और वो चुप हो गया। ऋषभ ने बोला, तो इसमें क्या हुआ, उनका तो काम ही है बस पार्टी करने का। बॉडीगार्ड ने ना में सर हिलाते हुए बोला, बॉस ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये एक रेप पार्टी है और यहाँ पर आज इंडिया के जगह जगह से उठाई हुई लड़कियों को बेचा जाएगा। ऋषभ ये सब सुन के आग बबूला हो गया और ठंडे और कड़क आवाज में विवान को देखकर बोला, स्कॉट टीम को रेडी करो आज शाम के लिए, और याद रखना आज पूरी की पूरी ब्लैक फॉरेस्ट गैंग खत्म हो जानी चाहिए। और हाँ, सारी लड़कियों को सही सलामत उनके घर भेजवाने का भी इंतजाम करो। विवान ने भी ओके बॉस बोला और कैबिन से बाहर चला गया। बॉडीगार्ड ने भी जाने की परमिशन ली और कैबिन से बाहर चले गया।
सबके जाने के बाद ऋषभ ने अपने डेस्क में ड्रॉवर खोला, उसमें एक लड़की की कई सारी पिक्चर थी। उसने एक पिक निकली और देखते हुआ बोला, दीदी मुझे माफ करना, आपका भाई आपको बचा नहीं पाया, और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर देखने के बाद उसने अपने आप को संभाला और फोटो को वापस अपनी जगह रख दी और अपना काम करने लगा। काम करते करते ऋषभ को पता ही नहीं चला कब रात के 10 बज चुके थे। उसका ध्यान फोन कॉल से टूटा। जब उसने देखा फोन किसका है, फट से फोन उठा लिया। उधर से विवान ने बोला, बॉस फॉरेस्ट गैंग का नमो निशान मिटा दिया है और लड़कियों को सही सलामत घर पहुंचा दिया है। ऋषभ ने बस हम बोला और फोन रख दिया। जब उसने टाइम देखा तो मन में बोला, अरे मैं इतना लेट हो गया, मुझे पता क्यों नहीं चला। वो फटाफट ऑफिस से घर चला गया। डिनर उसने ऑफिस में ही कर लिया था, इसलिए वो सीधा सोने चला गया। दूसरी तरफ अवनी के अपार्टमेंट में अवनी सर पे हाथ रखकर बैठी हुई थी। तभी कुछ सोचकर कोमल को फोन कर दिया। फोन पिक होते ही अवनी ने एक सांस में बोलना शुरू किया, कोमल यार मेरे पास तो घूमने लायक कपड़े ही नहीं है, जो है वो पुराने हैं। उन कपड़ों के साथ में ऋषभ को क्या मुंह दिखाओगी? कोमल क्या करूं मैं? कुछ बोल कोमल, कुछ तो बोल। कोमल ने भड़कते हुए बोला, अबे पागल, चुप होगी तब तो कुछ बोलूगी। अवनी एकदम चुप हो गई। कोमल शांत होते हुए आगे बोली, देख तेरे पास जो कपड़े हैं वो रख ले, बाकी मेरे पास बहुत सारे घूमने वाले कपड़े हैं। अवनी ने आंखें छोटी करते हुए बोली, तेरे पास घूमने वाले कपड़े कहां से आए? जहां तक मैं जानती हूं तुझे तो घूमना पसंद नहीं है। कोमल ने शर्माते हुए बोला, यार वो विवान ने दिलाए थे। इस बात पे अवनी ने रिएक्ट करते हुए बोली, व्हाट, क्या बोल रही है? भला विवान तुझे कपड़े क्यों दिलाने लगा? उसे पागल कुत्ते ने थोड़ी न काटा है। कोमल ने अवनी को थोड़ा गुस्से में बोला, चुप कर तू, उसी ने मुझे दिलाए हैं। और आगे बोली, परसों जब हम कार से जा रहे थे तब हम बीच में एक कॉफी शॉप पे चले गए थे। विवान की वजह से मेरी ड्रेस पे कॉफी गिर गई थी, तब विवान ने मुझे मॉल में ले जाके कई सारी ड्रेस दिला थी। अवनी ने सब सुना और थोड़ा छेड़ते हुए बोला, ओहो, एक ड्रेस भी तो दिला सकता था न, इतनी सारी दिलाने की क्या जरूरत थी? कहीं तुझसे प्यार तो नहीं करने लगा है ना? कोमल ने शर्माते हुए बोली, चल पागल हो गई है क्या? एक दिन में किसे प्यार होता है? वो इतना अमीर है इसलिए दिला दी होगी। दोनों फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों ने फोन रख सोने चली गई। अगली शुभ कुंद्रा पैलेस। रोजाना की तरह आज भी ऋषभ जल्दी उठ के जिम चला गया। थोड़ी देर बाद वहां विवान भी आ गया। दोनों ने जिम किया और रेडी होने चले गए। 1 घंटे बाद दोनों ने जीन्स टी शर्ट्स पहन के नीचे आ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और अपना ट्रैवल बैग उठाया और अपनी कार से कॉलेज की तरफ निकल गए। थोड़ी देर दोनों में कॉलेज पहुंच गए। विवान ने कार को पार्किंग में लगाया और ऋषभ के साथ कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाने लगा, जहां पर सबको इकट्ठ होने था। जहां जहां से दोनों जा रहे थे लड़कियां उन्हें देखकर आहें भर रही थी, क्योंकि दोनों आज बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। दोनों जब ग्राउंड में पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारी लड़कियां किसी को घेर कर फोटोज खिंचवा रही है। विवान और ऋषभ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अवनी और कोमल को ढूंढने लगे, क्योंकि कोमल ने फोन करके विवान को बता दिया था वो लोग कॉलेज आ गए हैं। दोनों इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि उनके कानों में किसी की आवाज आई, यार ये गाइड कितना हॉट है। तो दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए बोली, हॉट तो है पर देख ये भी उन दोनों डायनों के पीछे पड़ा है। ऋषभ और विवान दोनों ने जब लास्ट वाली बात सुनी तो उन्हें लगा क्या पता कोमल और अवनी ही हो। दोनों उस तरफ देखने लगे जहां वो लड़कियां देख रही थी। दोनों ने जैसे ही सामने देखा तो विवान को थोड़ा ही गुस्सा आया, वही ऋषभ गुस्से से लाल हो गए, उसकी नसें साफ साफ दिखा रही थी। इन सबसे अनजान अवनी और कोमल दोनों ही उस लड़के के साथ पिक क्लिक करने में बिजी थे। उस लड़के को भी अवनी बहुत पसंद आए, वो भी अवनी के कमर में हाथ रख अवनी के साथ पिक क्लिक करवा रहा था। ऋषभ से अब रहा नहीं गया, वो सीधा अवनी के पास गया और उसका हाथ पकड़ उस लड़के से अलग किया। उस लड़के को पहले तो गुस्सा आया, फिर जैसे ही ऋषभ को देखा डर के मारे अपना सर झुका लिया। अवनी को कुछ समझ नहीं आया, ऋषभ ने ये क्यों किया? अवनी बोली, ऋषभ क्या हुआ? ऋषभ अवनी का सवाल सुन उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में जलन के भाव देख अवनी को समझ आ गया था ऋषभ ने ऐसा क्यों किया, और मन ही मन खुश भी थी क्योंकि ऋषभ को जलन हो रही थी। अवनी ऋषभ को आंखों में देख बोली, ऋषभ हम बस हमारे गुइड के साथ पिक क्लिक कर रहे थे और कुछ नहीं। अवनी की सफाई सुन ऋषभ और कुछ नहीं बोला और सामने खड़े इंसान को घूरने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। विवान बोला, रोनित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनित जो ऋषभ से डर के मारे सिर नीचे किया हुआ था, उसने अपना सर अपर किया और विवान की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हमें आरके ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। ऋषभ और विवान दोनों ही समझ गए रोनित यहाँ क्यों है, क्योंकि ये उनका कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब है किसी को ऋषभ की सच्चाई पता चल गई है और वो उसे मारना चाहते हैं। अवनी ये जान के हैरानी होती है कि सामने खड़ा लड़का आरके का एम्प्लॉय है। वो विवान से बोली, तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत, तुम्हें तो पहले ही बहुत अच्छी फाइटिंग आती है। एपिसोड 19 माउंट फॉरेस्ट। कहानी अब तक ऋषभ और विवान दोनों ही समझ गए रोनित यहाँ क्यों है, क्योंकि ये उनका कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब है किसी को ऋषभ की सच्चाई पता चल गई है और वो उसे मारना चाहते हैं।
अवनी ये जान के हैरानी होती है कि सामने खड़ा लड़का आरके का एम्प्लॉय है। वो विवान से बोली, तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत, तुम्हें तो पहले ही बहुत अच्छी फाइटिंग आती है। अब आगे विवान ने भी जवाब में कहा, फाइटिंग तो आती है, कभी कभी हम अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए कोई साथ में रहेगा तो और अच्छा रहेगा। अवनी ने भी लापरवाही से हम बोल के आगे बोला, चलो ये सब छोड़ो, बस में चलते हैं, जाने का वक्त हो गया है। रोनित ऋषभ को देखा तो ऋषभ ने उसे जाने की परमिशन दे दी। वो वहां से आगे चला गया। नोट, रोनित ऋषभ की सच्चाई जानता है कि ऋषभ कौन है, कैसे जानता है, आपको आगे पता चलेगा। वही ऋषभ, विवान और अवनी कोमल अपने में मस्ती करते बस में आके बैठ गए। ट्रिप पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक एनओसी साइन कराया गया था कि कॉलेज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उन्हें जाने नहीं दिया। सब लोग एक ही बस में सब बैठे थे। ट्रिप पे स्टूडेंट के साथ शर्मा सर भी जा रहे थे। बस में अवनी ऋषभ एक साथ बैठे थे, वही कोमल विवान उनके आगे वाली सीट पर साथ बैठे थे। अवनी बार बार ऋषभ को बाहर कुछ न कुछ दिखा बातें कर रही थी, जिससे ऋषभ अब परेशान हो गया था। एक तो पहले ही ऋषभ अवनी से नाराज था और अब बार बार इधर उधर दिखाने पर उससे इरिटेशन होने लगी, पर उसने जाहिर नहीं होने नहीं दिया। वही आगे वाली सीट पर बैठे कोमल और विवान बस चुपचाप एक दूसरे को चोरी चोरी देख रहे थे। विवान ने चुप्पी तोड़ते हुए स्माइल के साथ बोला, अच्छी लग रही हो ड्रेस में। कोमल ने भी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू, तुमने ही तो दिलाया है, आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। विवान ने मुंह बनते हुए बोला, बस थैंक यू, मुझे लगा बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा। तो जवाब में कोमल कंफ्यूजन में बोली, क्या चाहिए तुमको। विवान ने भी कोमल को टीस करते हुआ बोला, अरे तुम्हें नहीं पता थैंक्स एक किस के साथ बोलते हैं। कोमल विवान की बातों में इतना खो गई थी कि उसने भी हम में सर हिला दिया और बिना सोचे समझे ही विवान के गालों पर किस कर दिया, पर जैसे ही उसके ध्यान आया उसने क्या किया है, फट से विंडो की तरफ मुड़ शर्माने लगी और अपने आप को कोसने लगती है। वो मन में बोली, अबे कोमल, ये तूने ये क्या कर दिया, विवान तेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर अपने ही सवालों का जवाब देते हुए बोली, जो भी सोचे सोचने दो, वैसे भी उसी ने बोला था। फिर एक बार विवान की तरफ देखा जो एकदम स्टैचू बन गया था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। फिर कोमल वापस से बाहर देखने लगी, वही विवान जो कोमल को टीस करके धीरे धीरे हंस रहा था। कोमल के किस करने से एकदम शॉक्ड हो गया था, उसे नहीं लगा था कोमल ऐसा भी कुछ कर सकती है। थोड़ी देर बाद ब्रेक लगने से विवान होश में आया और एक बार कोमल को देखा जो बाहर देख रही है, फिर चुपचाप अपने फोन में कुछ करने लगा। फिर उन दोनों ने पूरे रास्ते बात नहीं की। कबीर 2 घंटे के बाद सब आखिरकार माउंट फॉरेस्ट पहुंच गए। अब तक ऋषभ की भी नाराजगी खत्म हो गई थी। सब बस से नीचे उतरे और आसपास की पिक क्लिक करने लगे। अवनी और कोमल दोनों इतनी खुश थी कि उन्होंने ऋषभ और विवान दोनों को बस में ही छोड़ बाहर जाके इधर उधर घूमने लगी। उनके जाने के बाद विवान ऋषभ के पास आया और बोला, चल भाई, वो दोनों तो हम बिना लिए ही चली गई, चल हम भी चल के घूमते हैं। ऋषभ बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और विवान के पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों जब बस से बाहर आए तो बाहर का नजारा काफी अच्छा था। दूर दूर तक बस पहाड़ों के ऊपर सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहा था। बस के बगल में एक कई सारे गेस्ट हाउस थे और उनके पीछे से एक नदी जा रही थी। वह ज्यादा चहल पहल नहीं थी क्योंकि ये जगह खूबसूरत के साथ साथ एक खतरनाक जगह भी थी। यहाँ बारिश के कारण कई बार लैंडस्लाइड भी होती थी। सब लड़कियां अपनी अपनी मस्ती में इधर उधर घूम घूम कर पिक्चर क्लिक करा रही थी, वही उनके बॉयफ्रेंड या मेल फ्रेंड उनकी पिक्स क्लिक कर रहे थे। सभी लड़कों की हालत खराब हो गई थी। सभी में से एक लड़के ने दूसरे से बोला, भाई यार, ये लड़कियों को इतना पिक क्लिक करने का शौक क्यों होता। तो जवाब में दूसरे लड़के ने बोला, भाई वो तो मुझे भी नहीं पता, पर एक चीज जरूर पता है, अगर तूने उधर नहीं देखा तो देखने लायक नहीं रहेगा। और आंखों से इशारा कर दिया। पहले लड़के ने उस और देखा तो उसकी सांस अटक गई क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी गुस्से में लग रही थी और गुस्से का कारण ये जनता था। वो फटाफट अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उस मनाने लगा। सब लड़के उसे देखकर हंसने लगे। थोड़ी देर में वहां शर्मा सर आए और सिटी बजा सबको बुलाया। सब एक साथ खड़े हो गए। शर्मा सर ने एक बार सबको काउंट किया, फिर आगे बोले, स्टूडेंट्स, आप लोगों का रूम रेडी है। हम 2 घंटे बाद माउंट फॉरेस्ट पे चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सो आप लोग जाके फ्रेश हो जाओ। सभी लड़कियों एक साथ रहेगी और सभी लड़के एक साथ। आप लोग जा सकते हैं। सबने अपनी अपनी रूम की चाबियां ली और गेस्ट हाउस के रूम में चले गए। ऋषभ और विवान ने अपने लिए पहले ही सेपरेट रूम रेडी करा रखा था। दोनों जैसे ही अंदर गए, ऋषभ और विवान के फोन पर किसी का मैसेज आया। दोनों ने फोन निकालकर जैसे ही मैसेज पढ़ा, दोनों के भाव बदल गए, पर एक के आगे दोनों के भाव एक दूसरे से अलग थे। एक को बहुत गुस्सा आ रहा था, दूसरे को फिक्र हो रही थी। विवान ऋषभ से बोला, अब आगे क्या करना है। ऋषभ गुस्से से बोला, वही करो जो सबके साथ होता है, पर इस बार उसे मौत में खुद दूंगा। विवान बोला, पर तू क्यों। ऋषभ जवाब में बोला, उसने इस बार गलत टाइम पे मुझे से पंगा लेने का सोचा, अब भुगतना तो पड़ेगा ना। रात को सबके सोने के बाद मेरे जाने का इंतजाम करो। इतना बोल के वो वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वही बाहर खड़ा विवान मन में बोला,
ये क्या करना चाहता है कुछ समझ नहीं आता, अब भला इसे खुद जाने की क्या जरूरत है। और फोन निकाल रोनित को मैसेज कर दिया कि शाम को बॉस खुद उसे मौत देंगे। 2 घंटे बाद सारे स्टूडेंट वापस से एक जगह इकट्ठा होने को बोला गया। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आ गए, बस कोमल, अवनी, ऋषभ और विवाम अभी तक नहीं आए। तभी वहां पर शर्मा सर और रोनित आए। सर ने सबको देखते हुए बोला सब आ गए हैं और काउंटिंग करने लगे तो आगे खड़ी एक स्टूडेंट बोली सर अभी 4 लोग नहीं आए हैं। शर्मा सर गुस्से से बोले कौन नहीं आया है। तभी पीछे से आवाज आए सर हम नहीं आए थे। सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा जहां से ऋषभ, विवाम, कोमल और अवनी एक साथ आ रहे थे। 4 रो बड़े आराम से शर्मा सर के सामने आके खड़े हो गए। विवान सामने खड़े होते हुए बोला कोई प्रॉब्लम है सर। शर्मा सर को कोमल, अवनी और ऋषभ पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर विवान के सामने वो अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए बड़े प्यार से बोले अरे किसी बात कर रहे हैं विवान सर, हमें किसी प्रॉब्लम। फिर ऋषभ, अवनी और कोमल को देख बोले तुम लोग भी आ गए, चलो जाके सबके साथ खड़े हो, थोड़ी देर में हमें चढ़ाई शुरू करनी है। वो 4 रो भी जाके सबके साथ खड़े हो गए। थोड़ी देर में सारी चीजें चेक करने के बाद सबने चढ़ाई शुरू कर दी। अभी सिर्फ दोपहर हो रही थी और शाम तक उन सब लोग फॉरेस्ट में बीचों बीच बने अपने टेंटों तक पहुंचना था ताकि कल से पूरे जंगल को अच्छे से देख पाए। सब मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लड़कियों तो बस जगह जगह अपनी आड़ी टेढ़ी पिक क्लिक करा रही थी। कोमल ने अवनी से कहा यार ऋषभ और विवान के साथ तो हमारी एक भी पिक नहीं है। अवनी ने कहा है सही बोल रही है तू, चल साथ में पिक क्लिक करते हैं। दोनों ऋषभ और विवान के पास पहुंचे जो चुपचाप बस आगे बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से अवनी ने ऋषभ और विवान को रोकते हुए बोली रुको तुम दोनों, हमें पिकस लेने हैं तुम्हारे साथ। दोनों रुके और अजीब सा मुंह बना लिया, फिर अवनी के पास चले गए पिक क्लिक करने को। अवनी और कोमल उनके साथ कम, उसने पिक ज्यादा क्लिक करवा रही थी। तभी बगल से जा रहे रोनित ने हंसते हुए धीरे से ऋषभ और विवान से बोला जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नाचते हैं, ये लड़कियां उन्हें नचा रही है। ऋषभ और विवान ने पीछे मुड़े और रोनित को घूरने लगे। रोनित डर गया और बोला सॉरी सर, गलती से निकल गया। इस पर ऋषभ ने अपनी रोबदार आवाज में बोला अपना सॉरी अपने पास रखो और हाँ याद रहे अवनी से दूर रहना, अवनी तुम्हारी लेडी बॉस है। रोनित सर ऊपर कर आंखें फाड़ ऋषभ को देखने लगा और मन में बोला सर को भी कोई लड़की पसंद आ सकती है, पर अवनी बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा है वो हमारे सर के साथ रहेगी तो कम से कम इस जलाद को थोड़ा शांत रखेगी। वो सोच ही रहा था तभी विवान की आवाज आई और कोमल से भी दूर रहना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। रोनित दोनों की बात सुनो के बॉस बोल वहां से चला गए। जाने के बाद ऋषभ ने क्यूरियस होते हुए पूछ भाई वो मान गई क्या? विवान ने जवाब दिया अभी नहीं पर जल्द ही मान जाएगी। फिर वो दोनों वापस अवनी और कोमल की तरफ मुड़े तो देखा जो अभी तक बड़े मजे से पिक क्लिक कर रही थी वो एक दूसरे से लड़कर मुंह फुला खड़ी है। ऋषभ और विवान को कुछ समझ नहीं आया आखिर 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो दोनों एक दूसरे से मुंह फुला कर बैठी है। दोनों अवनी और कोमल के पास गए। ऋषभ ने दोनों को देखते हुए बोला क्या हुए तुम दोनों को? तो अवनी बोली इस मोटी ने मुझे पिक आधी हिली और अपनी पूरी। तो कोमल जवाब में बोली मोटी किसे बोला, और तुझे सही से पिक क्लिक कराना नहीं आता तो इसमें मैं क्या करूं? विवान और ऋषभ दोनों की लड़ाई का रीजन जानकर सर पीट लिया और एक दूसरे को देखने लगे जैसे बोल रहे यार ये बच्चे कैसे पसंद आ गए हमें। विवान वापस से अवनी और कोमल की तरफ मुड़ा और बोला अरे यार तुम क्या छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो, लाओ मैं दोनों की एक अच्छी सी पिक क्लिक कर देता हूँ। दोनों ने अपना अपना फोन देने के लिए आगे बढ़ाया। विवान कंफ्यूज किसका लूं, तभी ऋषभ ने दोनों फोन लिए और पिक क्लिक करने लगा। ऐसे ही मस्ती करते हुए शाम को सब अपने टेंट के पास पहुंच गए तो वहां का नजारा देख सब दंग रह गए, सिर्फ ऋषभ विवान को छोड़कर, क्योंकि सारे टेंट बहुत लग्जरी थे, क्योंकि सारी फंडिंग आरके ने दी थी तो इतना लुक्यूरी होना तो बनता है। शर्मा सर ने फिर से सबको एक जगह इकट्ठा किया और बोले आप लोग सोच रहे होंगे जंगल में इतनी बेहतरीन टेंट कैसे, तो ये सब हमारे विवान सर की वजह से हुआ है। विवान सर की बात सुन अपने ऊपर उंगली करते हुए बोला मैंने। शर्मा सर आगे बोले उन्होंने ने आरके से बोलकर हमारे लिए इतनी बेहतरीन चीजों का इंतजाम किया है। सब विवान की तरफ देखने लगे। विवान नकली हंसी के साथ बोला हाँ मैंने ही तो करवाया है। फिर एक बार ऋषभ को देखा जो उससे घूर रहा था, फिर वापस से सामने देख बोला आप लोग अपने अपने टेंट में जाके आराम करिए, कल हमें बहुत घूमना भी। सब वहां से अपने अपने टेंट में चले गए। हर टेंट में एक साथ 3 लोगों का रहने का प्रबंध किया था। अवनी कोमल अपनी एक क्लासमेट नैना के साथ एक टेंट में चली गई। ऋषभ को विवान का एक अलग टेंट था, वो दोनों भी उसके अंदर चले गए। सबने 9 बजे तक आराम किया, फिर टेंट से बाहर आ गए और मजे मस्ती करने लगे। ऋषभ और विवान जब टेंट से बाहर आए तो उन्होंने देखा सभी लोग एक बोनफायर को चारों तरफ गोला बनाकर बैठे हैं और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, क्योंकि अभी डिनर रेडी नहीं हुआ था। उन दोनों ने चारों तरफ देखा पर उन्हें ना तो अवनी दिखी न ही कोमल, पर तभी उनको पानी की बोतल ले जाती हुई नैना दिखी। दोनों उसके पास गए और बोले
हेलो नैना, कैसी हो? नैना तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्लास के सबसे हैंडसम लड़के उसे बात कर रहे हैं। नैना दिखने में कुछ खास नहीं थी और ना ही किसी अच्छे बैकग्राउंड से आती थी, इसलिए क्लास में बहुत कम लोग ही नैना से बात करते थे। नैना शर्माते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? कबीर और विवान को नैना का बिहेवियर समझ नहीं आया, फिर भी इन्होंने सब इग्नोर कर पूछा, नैना तुमने अवनी और कोमल कहीं देखा है? दिखाई नहीं दे रही है। नैना जो अभी तक ब्लश कर रही थी, अवनी और कोमल का जिक्र सुन वो वापस से नॉर्मल हो गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, शायद वो दोनों अभी भी सो रहे होंगे, मैंने उन्हें उठाया था पर दोनों ऐसे सोई थी कि जैसे जन्मों से सोने को नहीं मिला हो। ऋषभ को ये पता था कि अवनी को सोना बहुत पसंद है और सोते वक्त उसे उठना नामुमकिन है, इसलिए ऋषभ ने जवाब में बोला, हम ओके, अब हम चलते हैं। दोनों वहां से चले गए। नैना ने उनको जाता देख बोली, अवनी और कोमल कितनी लकी है यार। फिर वो भी अपने रास्ते चल पड़ी। ऋषभ और विवान भी सबके साथ आके बैठ गए। ऋषभ तो चुपचाप सबको देख रहा था, वही विवान सभी लड़कियों से बारी बारी परेशान कर रहा था और सभी लड़के उसका साथ दे रहे थे। थोड़ी देर तक बैठने के बाद वाह रोनित आया और बोला, स्टूडेंट डिनर रेडी हो गया है, सब चलकर डिनर कर लो। सब उठे और डिनर करने चले गए। ऋषभ ने अवनी और कोमल को भी बुलाने के लिए नैना को भेजा, पर उसने बताया वो दोनों अभी भी सोई है और डिनर करने को माना कर रही है। ऋषभ भी कुछ नहीं बोला और सबके साथ डिनर कर वापस अपने टेंट में आ गया। रात 1 बजे एक छोटी सी लकड़ी से बने घर में एक आदमी को अधमारी हालत में एक कुर्सी पर बांधा हुआ था। तभी उस घर का गेट खोला और कई सारे बॉडीगार्ड अंदर आए और उस आदमी के आसपास खड़े हो गए। उनके बीच से बड़े एटीट्यूड से चलता हुआ ऋषभ अंदर आया। उसके पीछे विवान भी अंदर रहा था। ऋषभ सीधा उस आदमी के सामने रखी चेयर पर बैठ गया और उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ऋषभ ने इस वक्त कोई मास्क नहीं लगाया था। उस आदमी ने जैसे ही ऋषभ को देखा उसकी अंदर तक रूह कांप गई, फिर भी हिम्मत कर बोला, आर के तुम भले आज मुझे मार दो, पर मेरे बॉस को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऋषभ उसकी बात सुन जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी अच्छे से अच्छे लोगों को अंदर तक कपाने के लिए काफी थी। ऋषभ हंसना बंद कर बोला, तुझे सच में लगा कोई आर के को जानने के बाद इस दुनिया में जिंदा रहेगा? फिर उसने हाथ ऊपर किया। विवान ने टैब में लाइव वीडियो ऑन की और टैब ऋषभ को थमा दिया। ऋषभ ने वो वीडियो उस आदमी के सामने कर दी। जैसे ही उस आदमी ने वीडियो देखा वो तो सदमे में चला गया था, क्योंकि उस वीडियो में इसी आदमी का बॉस को अधमारी हालत में उल्टा लटका रखा था और पूरे शरीर पर बम लगा रखा था। ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, ये इटली का सबसे बड़ा माफिया था। पूरी इटली में इसका ही राज चलता था, पर ये इटली में कहाँ रहता है किसी को कभी पता नहीं चला। वो आदमी होश में आया और ऋषभ से बोला, आर के तुमने बॉस को कैसे ढूंढा? इटली में तो तुम्हारी और तुम्हारे अदमियों पर बैन है और जहां दिखो शूट एंड साइट का ऑर्डर, तो फिर तुमने कैसे ढूंढ लिया? हमन भी अपने बॉस को आज तक एक बार देखा है। ऋषभ ने बड़े आराम से पीछे की ओर टेक लगाकर बैठा और बोला, तुम ये कैसे भूल गए? आई एम आर के द किंग ऑफ माफियाज, तो मेरे लिए किसी को भी कहीं से भी ढूंढ निकालाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबा दिया और एक ही सेकंड में वीडियो वाले आदमी के परखचे पूरे रूम में फैले हुए थे। कुर्सी पे बैठा आदमी अपने बॉस को इतनी बुरी मौत मरते देख बेहोश हो गया। ऋषभ ने एक बार उस बेहोश आदमी को देखा। विवान को देख बोला, इसके टुकड़े कर शेरू को डाल दो, बहुत दिन से उसे कुछ अच्छा खाने को नहीं दिया। विवान ने ओके बॉस बोला और बॉडीगार्ड को इशारा कर दिया। ऋषभ उठा और वहां से वापस अपने टेंट की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर में वो लोग अपने टेंट के पास पहुंच गए, पर तभी उन्हें किसी की परछाई दिखी। दोनों सतर्क हो गए। जब दोनों उस परछाई के पास पहुंचे तो देखा कोमल और अवनी दोनों चोरी चोरी टेंट के अंदर झांक रहे हैं। ऋषभ और विवान ने कंफ्यूजन वाला मुंह बना के एक दूसरे को देखा, जैसे पूछ रहे हो ये दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। फिर दोनों कोमल और अवनी के पीछे जाके खड़े हो गए और उनके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही कोमल और अवनी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, दोनों जोर से चिल्लाए, ऋषभ और विवान ने फट से दोनों का मुंह बंद किया और बोला, अरे हम हैं ऋषभ और विवान। कोमल और अवनी ऋषभ और विवान की आवाज सुन शांत हुई। ऋषभ बोला, हम हाथ हटा रहे हैं, चिल्ला मत। अवनी और कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ और विवान ने अपना अपना हाथ उनके मुंह से हटा दिया। ऋषभ ने धीरे से पूछा, तुम दोनों इतनी रात को हमारे टेंट में क्या देख रहे थे? अवनी और कोमल को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, वो अपनी नजरें चुराने लगी। उनको ऐसा करता देख विवान बोला, अब बोलोगी भी, तुम दोनों इतनी रात यहाँ क्या देख रहे थे? तभी कोमल के पेट से आवाज आई। आवाज सुन के कोमल को इतनी एम्ब्रेसमेंट हुई कि उसने अपना सर झुका लिया। ऋषभ और विवान को कुछ हद तक समझ आ गया था ये दोनों यहाँ क्या करने आई थी। फिर भी ऋषभ बोला, तुम दोनों को भूख लगी है क्या? इस सवाल को सुन अवनी मन में बोली, इस गधे को आवाज सुन भी समझ नहीं आया जो पूछ रहा है। तभी ऋषभ ने दोबारा पूछा, भूख लगी है? अवनी और कोमल ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ऋषभ वो हमन डिनर नहीं किया न, इसलिए भूख लग रही है, और बाड़ा मासूम सा फेस बना लिया। ऋषभ ने दोनों एक बार दोनों की नौटंकी देखी, फिर अपने पीछे अंदर आने को बोला।
कोमल और अवनी दोनों ऋषभ के पीछे अंदर गई। कोमल और अवनी अंदर देख दंग रह गई क्योंकि विवान और ऋषभ का टेंट बाकी सभी टेंटों से आलीशान था। ये टेंट कम रूम ज्यादा लग रहा था। अंदर जाके ऋषभ ने अपने मिनी फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकाला और दोनों को दे दिया। दोनों ने फट से लिया और खाने लगी। खाना फिनिश कर दोनों अपने टेंट में वापस सोने चली गई। दोनों के जाने के बाद ऋषभ और विवान भी जाके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे आज सभी जल्दी उठ गए थे। ऋषभ, विवान, कोमल और अवनी चारों भी जल्दी उठ सब लोगों के साथ फटाफट फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करने आ गए। सबने ब्रेकफास्ट किया और आसपास की चीजों को देखने लगे क्योंकि कल रात होने के वजह से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, पर दिन में वहां का नजारा ही कुछ अलग था। जहां उनके टेंट लगे थे वहां से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। तभी वहां रेडी होके शर्मा सर और रोनित आए। रोनित बोला, स्टूडेंट्स आज के एडवेंचर के लिए रेडी हो? सारे स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोले, यस सर, वी आर रेडी। रोनित बोला, सो आज हम माउंट फॉरेस्ट की सबसे खूबसूरत जगह जाने वाले हैं, ब्लू हेवन वाटरफॉल। सब ये सुन बड़े खुश और परेशान दोनों हुए। खुश इसलिए थे क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर था। आज तक सबने इसे बस तस्वीरों में ही देखा था। और परेशान इसलिए थे क्योंकि वहां ज्यादा रिस्क होने की वजह से कोई वहां जान पर भी बना सकती है। रोनित को सबका फेस देखकर समझ आ गया था सब क्या सोच रहे होंगे। रोनित आगे बोला, स्टूडेंट्स हम वहां अकेले नहीं जा रहे हैं, हमें वहां पर यहाँ के कुछ आदिवासी लोग लेकर जिएंगे। उन लोगों को अच्छे से पता है कहां से जाने में खतरा नहीं मिलेगा, सो आप लोग परेशान ना हो। कुछ बच्चे तो रोनित की बात सुन शांत हो गए, पर कुछ के मन में अभी भी डर था। रोनित ये बात समझ गया था, इसलिए वो आगे बोला, अगर फिर भी आप लोगों को डर लग रहा है या जान नहीं चाहते तो आप लोग यही आसपास में घूम सकते हैं, पर शाम से पहले वापस यहाँ आ जाना है। कुछ स्टूडेंट्स को ना जाना ही सही लगा और लोग आसपास ही घूमने चले गए। बाकी लोग रोनित के साथ चल दिए। ऋषभ, विवान, कोमल और अवनी चारों भी रोनित के साथ ही चलने लगे। शर्मा सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो बच्चों के साथ नहीं आए। सब अपनी मस्ती में बातें करते और एक दूसरे को परेशान करते जा रहे थे। तभी अवनी को कुछ ध्यान आया और ऋषभ से पूछा, तुम दोनों कल इतनी देर रात कहां से आ रहे थे? ऋषभ अवनी का सवाल सुन शिकपका गया और बात संभालते हुए बोला, कहीं तो नहीं, वो तो विवान को रात में चलाने की आदत है, मुझे हमेशा उसे बांध कर रखना पड़ता है, पर कल मैं बंधना भूल गया था और विवान कल रात कहीं उठकर चल गया था, फिर मैं जाके उसे किसी तरह ढूंढ कर लाया। विवान जो कोमल को परेशान करने में लगा था, कभी उसके बाल खिंचता, कभी नाक तो कभी कुछ, वो ऋषभ का झूठ सुन ऋषभ को घूरने लगा। ऋषभ ने एक बार विवान को देखा और एक स्माइल दे दी, जिससे विवान और चिढ़ गया पर कुछ बोला नहीं। वही कोमल और अवनी ने जब ये सुना तो वो हंस हंस के पागल हो गई। कोमल ने हंसते हुए बोला, मतलब इतना हैंडसम इंसान रात को एक भटकती आत्मा बन जाता है। विवान कोमल के मुंह से अपने लिए हैंडसम वर्ड सुन के पहले तो बड़ा खुश हुआ, पर जैसे ही भटकती आत्मा सुना वो ऋषभ को घूरने लगा। ऋषभ उसे देख इधर उधर देखने लगा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। विवान मन में बोला, बेटा ऋषु, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड के आगे मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। फिर एक बार तीनों को देखा जो मुंह दबा के हंस रहे थे। विवान ने मुंह फुला लिए और सबको इग्नोर किया और आगे जाने लगा। ऋषभ को समझ आ गया था विवान गुस्सा हो गया है, इसलिए वो विवान के पास गया और कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, इतना बुरा क्यों मान रहा है, ये बस एक झूठ है, हम सच कैसे बता सकते हैं उन दोनों को? विवान बोला, पर तुझे ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जवाब में ऋषभ बोला, यार मुझे जो उस वक्त दिमाग में आया बोल दिया, अब छोड़ ना यार, तू भी क्या छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाता है। इस पर विवान बोला, जब कोई तेरी बेइज्जती करेगा ना तब पता चलेगा। ऋषभ एक आईब्रो उठा के बोला, तुझे लगता है मेरी कोई बेइज्जती कर पाएगा? विवान ऋषभ को चिढ़ते हुए बोला, एक इंसान है हमारी होने वाली भाभी। ऋषभ आगे कुछ नहीं बोला और विवान के साथ चलने लगा। अवनी और कोमल भी एक दूसरे से बातें करते हुए उनके पीछे आ रही। 1 घंटों चलने के बाद आखिरकार सब लोग ब्लू हेवन वाटरफॉल पहुंचे गए। वहां का व्यू इतना अच्छा था कि जैसे वो सच में किसी हेवन में आ गए हो। वो लोग माउंट फॉरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर थे जहां से वाटरफॉल गिरता है। वहां पर हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे थे और सामने एक बड़ी सी नदी। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी पर डुबाने के लिए काफी थी। सब लोग नदी के पास जाके मजे मस्ती करने लगे। कोई एक दूसरे को भीगा रहे थे तो कोई एक दूसरे की फोटो लेने में बिजी था। ऋषभ अवनी भी एक दूसरे को भीगा रहे थे। अवनी बोली, ऋषभ रुक जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऋषभ हंसते हुए बोला, पहले पकड़ के दिखाओ, और जोर जोर से अपने हाथों से पानी भरकर अवनी पे फेंकने लगा। अवनी पूरी तरह से भीग चुकी थी। अवनी ने भी ऋषभ पे पानी फेंकना चालू कर दिया। दोनों अपनी मस्ती में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब पानी के बहुत अंदर चले आए। वही विवान और कोमल एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे थे। तभी पीछे से भाग कर आ रही लड़की कोमल से टकरा गई। कोमल टक्कर से संभल नहीं पाई और नीचे गिरने ही वाली थी कि विवान ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया था। कोमल जो गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जब उसे लगा वो गिरी नहीं तो उसने अपनी आंखें खोलकर दिखा तो विवान उसे बड़े प्यार से देख रहा था।
कोमल विवान की आंखों में कहीं खो गई, वही हाल विवान का भी था। दोनों एक दूसरे को देखने में इतने खोए थे कि वो लड़की उन्हें सॉरी बोल के चली गई। उसका ध्यान किसी के चिल्लान से टूटा, दोनों अपने होश में आए। विवान ने कोमल को सही से खड़ा किया और उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। दोनों ने देखा सभी लोग बोल रहे थे, अवनी का हाथ मत छोड़ना। विवान और कोमल ने जब अवनी का नाम सुना तो दोनों ने उस तरफ देखा जहां सभी देख चिल्ला रहे थे और सामने का नजारा देख दोनों घबरा गए, क्योंकि सामने नदी में पता नहीं कहां से बहुत सारा पानी एक साथ आ गया था। अवनी और ऋषभ दोनों नदी में बीचों बीच फंसे थे। ऋषभ ने एक हाथ से नदी में एक छोटे से पेड़ को पकड़ा था और दूसरे से अवनी का हाथ पकड़ रखा था। पानी में अवनी डर से बोली, ऋषभ मुझे मत छोड़ना, मुझे मरना नहीं, मुझे बचा लो। और वो रोने लगी। ऋषभ बोला, अवनी चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं न, बस मेरा हाथ टाइट से पकड़ो। अवनी ने भी रोते हुए ऋषभ का हाथ टाइट से पकड़ लिया, पर पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। ऋषभ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि अवनी का हाथ टाइट तरीके से पकड़ने की, पर वो पानी के प्रेशर के आगे कहाँ जीत पाता। तभी अचानक से पानी का बहाव बढ़ गया और ऋषभ से अवनी का हाथ छूट गया और वो पानी में बहने लगी। ऋषभ जोर से चिल्लाया, अवनी अवनी, बहते हुए ऋषभ को बार बार बुला रही थी। ऋषभ ऋषभ। अवनी जो पानी के प्रेशर को झेल नहीं पा रही थी, वो किसी पतंग की तरह पानी में नीचे झरने की तरफ बढ़ती जा रही थी। विवान और कोमल ने जब अवनी को बहते हुए देखा तो उनके मुंह से जोर से निकला अवनी, और वो दोनों दौड़ के उनके पास जाने लगे तो रोनित और बाकी लोगों ने उन्हें पकड़ लिए। कोमल जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। पानी में अवनी को अपने से दूर जाता देख ऋषभ बिना कुछ सोचे समझे पेड़ छोड़ दिया और अवनी के पास तैरकर जाने लगा। ऋषभ अवनी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ जल्दी से अपने पास खींच लिया और एक हाथ से उसके गालों पर हाथ रख बुलाने लगा, अवनी अवनी। पर अवनी पानी में किसी पत्थर से टकराने की वजह से बेहोश हो गई थी। ऋषभ ने देखा कि वो अब झरने से नीचे गिरने वाले, तो वो फाटाक से अवनी को अपने से चिपका लिया और अपने आप को उसके आगे कर दिया ताकि गिरते वक्त अवनी को किसी चीज से चोट ना लग जाए। तभी वो लोग झरने से नीचे गिर गए। पानी के बाहर विवान ने जब देखा कि ऋषभ ने अवनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है और दोनों झरने से नीचे गिर गए हैं, विवान और ज्यादा घबरा गया। कोमल ने जब अवनी और ऋषभ को गिरते देखा तो चीख पड़ी अवनी, और विवान का हाथ पकड़ रोते हुए बोली, विवान प्लीज कुछ करो, बचाओ उन दोनों को। विवान कोमल को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। और अपना फोन निकल किसी को फोन कर दिया। फोन पिक होते ही विवान चिल्लाते हुए बोला, 10 मिनट में मुझे पूरी रेस्क्यू टीम माउंट फॉरेस्ट में चाहिए, आर के बॉस खतरे में है। सामने से आदमी बोला, ओके बॉस, हम 10 मिनट में वहां होंगे, और फोन काट दिया। वही बगल में विवान के पास सिर्फ कोमल खड़ी थी। रेस्क्यू टीम का नाम सुन कोमल थोड़ा शांत हुई और लास्ट वाली बात सोचते हुए विवान से पूछा, यहाँ तो ऋषभ और अवनी है, तो तुमने आर के खतरे में है ये क्यों बोला? तो विवान बिना देखे ही बोला, ऋषभ ही आर के है। कोमल को ये सुन के तो 440 वोल्ट का झटका लगा। वो जोर से चिल्लाई, क्या? विवान उसकी तरफ देखा और बोला, चिल्लाओ मत, सबको पता चल जाएगा, मैं बाद में तुमको सब समझाऊंगा, अभी अवनी और ऋषभ को बचाना है। कोमल थोड़ा फिरकर करते हुए बोली, विवान उनको कुछ होगा तो नहीं? विवान थोड़ा हंसते हुए बोला, ऋषभ इसे बड़े बड़े तूफानों को झेल चुका है, ये क्या चीज है, मुझे फिक्र तो अवनी की है। कोमल बोली, हाँ वो थोड़ी कमजोर है। विवान आगे कुछ नहीं बोला और वो रेस्क्यू टीम के आने का वेट करने लगा। कोमल भी अब शांत हो। सिर्फ 10 मिनट बाद वहां चॉपर की पूरी फौज आ गई। उसमें से बहुत सारे लोग रेस्क्यू यूनिफॉर्म पहन नीचे उतरे। सभी स्टूडेंट ये देखकर दंग रह गए कि इतनी जल्दी इतने सारे चॉपर यहाँ कैसे आ सकते हैं। सारे आदमी सीधा विवान के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। विवान सबको समझाने लगा कि ऋषभ कैसे गिरा है। सब समझने के बाद सभी आदमी ऋषभ को खोजने चले गए। असल में ये आरके के सेक्रेट बॉडीगार्ड ही थे जो रेस्क्यू टीम का भी काम करते थे। वही पानी में ऋषभ अवनी को पकड़े नीचे गिरा। वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से गिरे थे जिससे ऋषभ की पीठ पर कई जगह चोट लग गई। पर फिर भी ऋषभ को अपना दर्द नहीं दिख रहा था, उसे सिर्फ अवनी की फिक्र हो रही थी। ऋषभ अवनी को गोद में लेकर पानी से बाहर आया। इस वक्त अवनी बेहोश थी। ऋषभ ने अवनी को जमीन पर लेटाया और एक बार अवनी को देखा जो भीगने की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे जिससे उसका शरीर का हर पार्ट अच्छे से दिख रहा था। ऋषभ ने उस पर से अपना ध्यान हटाया और उसे उठाने लगा, पर उसके सर की चोट के वजह से उसे होश नहीं आ रहा था। ऋषभ ने देखा अवनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने उसका मुंह खोल तो पता चला गिरते वक्त अवनी ने पानी निगल लिया है। ऋषभ फटाफट अपने हाथों को उसके चेस्ट पर रख सीपीआर देने लगा जिससे अवनी के मुंह के अंदर जितना भी पानी था बाहर आ गया, पर अवनी को अब भी होश नहीं आया। ऋषभ को अब डर लगने लगा। उसने विवान को फोन करने के लिए जेब चेक की तो उसमें उसका फोन नहीं था। शायद गिरते वक्त कहीं गिर गया होगा। थोड़ी देर में वहां का मौसम एकदम बदल गया। जहां अभी धूप हो रही थी वही आसमान में अब काले बादल आ गए थे और देखते ही देखती वहां मूसलाधार बारिश होने लगी।
ऋषभ ने देखा कि बारिश ज्यादा तेज हो रही है और अवनी को पूरी तरह भीगने के वजह से उसे ठंड लग रही है, तो ऋषभ ने अवनी को गोद में उठाया और बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। चलते चलते अब शाम हो गई थी। बहुत दूर चलने के बाद ऋषभ को आखिरकार एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखा। ऋषभ दौड़कर घर के पास गया और गेट बजा चिल्लाने लगा, कोई है, पर अंदर के कोई जवाब नहीं आया। ऋषभ को जब जवाब नहीं मिल तो उसने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा और अपने लात से गेट तोड़ दिया। गेट टूटने के बाद ऋषभ अंदर घुसा तो देखा चारों तरफ अंधेर है पर हल्का हल्का दिख रहा था। ऋषभ ने देखा सामने एक बेड पड़ा था। ऋषभ जल्दी से जाके अवनी को उस पे लेटा दिया, फिर फटाफट उसके हाथ पैर रगड़ने लगा जिससे अवनी को हल्का सा होश आया और फिर बेहोश हो गई, लेकिन ये बात ऋषभ को नहीं पता चली। ऋषभ अवनी को छोड़ रोशनी करने और आग जलाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर सब कुछ ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। ऋषभ हार मान के अवनी के पास आया तो देखा अवनी ठंड से और भी ज्यादा कांपने लगी थी। ऋषभ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऋषभ ने टाइम देखा तो शाम के 7 बाज रहे थे। ऋषभ मन में बोला, अब तक रेस्क्यू टीम को तो यहाँ आ जाना चाहिए था। विवान के पास। विवान ने बारिश होते ही सबको वापस टेंट में भिजवा दिया, पर कोमल जिद कर विवान के साथ रुक गई। रेस्क्यू टीम का हेड विवान के पास आया और सर नीचे कर बोला, सर बॉस का कुछ पता नहीं लग रहा है और ज्यादा बारिश होने के वजह से हमें उन्हें ढूंढने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। विवान चिल्लाते हुए बोला, तुमसे एक काम भी नहीं होता। पता नहीं बॉस किस हाल में होंगे, जल्द से जल्द ढूंढो, जरूरत हो तो और आदमी बुला लो। हेड ओके सर बोल वहां से चला गया। नीचे जंगलों में ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था क्या करे कि अवनी को ठंड लगना बंद हो जाए। तभी उसे कुछ सोचकर इधर उधर कुछ ओढ़ने के ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पतला कंबल मिल गया। उसने वो अवनी को ओढ़ा दिया और उसके हाथ पैर मलने लगा, पर उससे भी अवनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा बल्कि वो और ज्यादा कांपने लगी। ऋषभ ने मन में सोचा, अगर इसे ऐसे ही इसे ठंड लगती रही तो ये मर जाए जी, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाओ इसे। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और अवनी तरफ देख बोला, नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा। अगर कल अवनी को जब होश आएगा तो वो क्या सोचेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो जाने को हुए कि कुछ सोचकर रुक गया और मन में बोला, अगर मैंने इसे आज इसे नहीं बचाया तो मैं बिना अवनी के जिंदा कैसे रहूंगा। फिर खुद ही से सवाल करते हुए बोला, पर जब अवनी को होश आएगा तो वो मुझसे नफरत करेगी। ऋषभ अपने सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैं उसकी नफरत सह लूंगा, पर अगर वो मुझसे दूर हो गई तो जी नहीं पाऊंगा। ऋषभ फिर अवनी की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे माफ करना अवनी, पर ये करना जरूरी है। फिर ऋषभ उसके पास आके बैठ गया। उसने एक बार अवनी को देखा जो बेहोशी की हालत में कांप रही थी। ऋषभ ने उसे बैठाया और उसके कपड़े उतारने लगा और उसे लेटाकर अपने कपड़े उतारे। फिर उसके ऊपर आ गया और उसे देखते हुए बोला, मुझे माफ कर देना अवनी। और एक झटके से अवनी के अंदर इंटर हो गया और धीरे धीरे ऊपर नीचे करने लगा। उसके इंटर होते अवनी बेहोशी की हालत में ही उसकी आंखों से आंसू आने। ऋषभ अवनी के साथ जब तक इंटीमेट होता रहा जब तक कि उसको ठंड लगना बंद ना हो गई। उसके बाद ऋषभ अवनी से दूर हुए और उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर कमल दोनों के ऊपर डाल सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग बाहर बारिश बंद हो गई थी और अब धूप निकल आई थी। वही धूप की किरणें अवनी और ऋषभ के ऊपर भी आ रही थी। धूप से परेशान हो अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अपने आप को अनजान जगह में देख अवनी डर गई। फिर उसे याद आया कि कल वो और ऋषभ दोनों ही झरने से नीचे गिर गए थे। अवनी अपने आसपास देखा तो उसे बगल में बिना कपड़ों के लेटा हुए ऋषभ दिखा। वो ऋषभ को बिना कपड़ों के देख देख घबरा गई और अपने आप को देखने लगी। जब उसने अपने आप को देखा तो वो अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू आने लगे। उसने अपने आंसू पूछे और फटाफट बेड से उठी और अपने कपड़े उठा पहनने लगी। कपड़े पहनने के बाद वो जाने को हुई ही थी कि तभी ऋषभ की भी आंख खुल गई और उसने अवनी जो ऐसे जाता देख उठा और बोला, अवनी। अवनी अपना नाम सुन रुक गई पर पीछे नहीं पलटी। ऋषभ बेड से उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। ऋषभ ने अभी बस अपना पेंट ही पहना था कि तभी गेट खोलकर विवान और कोमल अंदर आए। अवनी ने जैसे ही कोमल को देखा दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा रोने लगी। रेस्क्यू टीम ने विवान को ऋषभ की लोकेशन के बारे में शुभ बता दिया था और विवान खुद ऋषभ को लेने आया था। कोमल ने उसे कस के गले लगाया और बोली, अवनी क्या हुआ, रो क्यों रही है। अवनी ने कुछ नहीं कहा और जोर से रोने लगी। कोमल दोबारा बोली, अवनी बोलेगी भी क्या हुआ। अभी तक उसने ऋषभ को नहीं देखा था पर विवान ने उसे देख लिया था और उसने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था कि अवनी क्यों रो रही थी। कि तभी विवान की नजर बिस्तर पर गई और उसका शक यकीन में बदल गया और वो ऋषभ को आंखें फाड़े देखने लगा। वही अवनी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोमल उसे चुप करते हुए अब परेशान हो गई थी कि तभी पीछे से ऋषभ की आवाज आए, अवनी। अवनी की कानों में जैसे ही ऋषभ की आवाज पड़ी वो रोना बंद कर कोमल को और कस के पकड़ लिया। ऋषभ अवनी के पीछे आया, उसके कंधे पे हाथ रख बोला, अवनी मेरी एक बार बात तो सुन लो। अवनी कोमल से दूर हुई और ऋषभ का हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, अब बताने को क्या रह गया है, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना।
मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, पर तुम भी बाकी लड़कों की तरह ही निकले जिन्हें सिर्फ जिस्म की भूख होती है। फिर वापस से कोमल के गले लग गई। ऋषभ कुछ बोलना ही वाला था कि तभी कोमल बोली, ऋषभ हुआ क्या है? ऋषभ कोमल का सवाल सुन अपना सर नीचे कर लिया। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों को हुआ क्या है और कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, कि तभी उसकी नजर बेडशीट पर गई। बेडशीट पर खून के धब्बे देखकर कोमल सब समझ गई। उसने अवनी को अपने से दूर किया और उसके गालों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, अवनी तू ठीक तो है ना? फिर वो ऋषभ के पास गई और उसके कॉलर पकड़ गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विवान की तो हालात ही खराब हो गई थी कोमल के एक्शन से, क्योंकि ऋषभ को आज तक जिसने भी छूने के बारे में सोचा भी था वो इस दुनिया से उठ गया था। कोमल ने तो उसका सीधा कॉलर ही पकड़ लिया था। वो फट से कोमल के पास गया और उसके हाथ ऋषभ के कॉलर से छोड़ने लगा और धीरे से बोला, कोमल बॉस को छोड़ो, तुम्हें पता है ना ये कौन है? कोमल ने विवान की तरफ देखकर गुस्से से बोली, हाँ पता है ये कौन है, दी ग्रेट माफिया किंग मिस्टर आर.के। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खेलवाड़ करे। ऋषभ जो अब तक बिना भाव के सर झुकाए कोमल की बातें सुन रहा था, आखिरी बात सुन के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और सर उठा कोमल को देखने लगा। विवान ने देखा कि ऋषभ हैरानी से उसे देख रहा है। वो फट से ऋषभ देख बोला, बॉस मुझे माफ करना, मैंने ही बताया है। ऋषभ विवान की बात सुन उसे घुने लगा। तभी उसे ध्यान आया यहाँ अवनी भी है। उसने अवनी की तरफ देखा जो कब से बेहोश होकर फारस पे गिरी पड़ी थी। ऋषभ दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाने लगा, पर अवनी होश में नहीं थी। ऋषभ ने उसे गोद में उठाया और विवान को चिल्लाते हुए बोला, विवान चॉपर बुलाओ। विवान ने फट से अपनी रेस्क्यू टीम को ऑर्डर दिया। 2 ही मिनट में वहां कई सारे चॉपर आ गए। एक चॉपर नीचे उतरा, ऋषभ अवनी को लेकर उसमें बैठ गया और चॉपर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसके बैठने के बाद विवान और कोमल भी दूसरे चॉपर में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में अवनी को एक प्राइवेट वार्ड में 2 फीमेल चेक कर रही थी। ऋषभ बाहर खड़ा बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। इस वक्त उसने अपना मास्क लगा लिया था। ऋषभ की सिक्योरिटी ने पहले ही पूरा फ्लो खाली करवा दिया था, इसलिए वहां सिर्फ ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। सभी इस बात से हैरान थे, उनका बॉस जो किसी लड़की को देखता तक नहीं, वो आज किसी लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है। तभी वहां कोमल और विवान आए। कोमल ने ऋषभ को इग्नोर कर अंदर जाने लगी। ऋषभ ने कोमल को रोकते हुए कहा, कोमल अभी डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उन्हें अवनी को सही से चेक करने दो। कोमल ऋषभ तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली, तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही? तुम्हें तो जो चाहिए था मिल गया ना, तुम जैसे लोगों को बस लड़कियों का फायदा उठाना आता है। विवान कोमल के बात सुन अंदर तक कांप गया। वो फट से अवनी के पास आया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, कोमल क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किस पर आरोप लगा रही हो? कोमल ने विवान का हाथ झटका और बोली, हाँ इस रईसजादे पे जिसे लड़कियां बस खिलौना लगती है। कोमल की बात पर ऋषभ गुस्से से उसे देखने लगा, उसकी नशें दिखने लगी। ऋषभ अपने दांत पिसते हुए बोला, ईंफ कोमल मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं सिर्फ चुप हूं तो अवनी के वजह से। और तुम्हें क्या लगत है मैं लड़कियों का फायदा उठाता हूं? अगर मुझे लड़कियों का फायदा उठाना होता ना तो अब तक कितनी लड़कियों का फायदा उठा चुका होता। मैं अवनी से प्यार करता हूं, मैं उसका फायदा कैसे उठा सकता हूं? मैंने जो भी किया बस अवनी की जान बचाने के लिए किया। माना मेरा तरीका गलत था पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोमल ऋषभ की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, जान बचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? ऋषभ थोड़ा शांत हुए और कोमल को सब बातें बताने लगा। कोमल आंखें फाड़े बस उसकी बातें सुन रही थी। पूरी बात खत्म होते ही कोमल ऋषभ के पास आई और सर नीचे कर बोली, ऋषभ मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। ऋषभ कोमल से बोला, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुमने जो देखा उसी पर विश्वास करोगी ना? फिर ऋषभ आगे बोला, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। कोमल ने सिर ऊपर किया और बोली, हाँ पर मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें बुरा भला बोल दिया। ऋषभ बोला, अब जो बोल दिया, आगे से सोच समझ कर बोलना। कोमल ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ वहां से अवनी के रूम की तरफ जाने को हुआ, तभी कोमल को कुछ याद आते ही बोली, 1 मिनट ऋषभ तुमने अभी क्या बोला था? ऋषभ वापस कोमल की तरफ मुड़ा और कंफ्यूज होते हुए बोला, मैंने क्या बोला? कोमल ने बोला, तुमने बोला था कि तुम अवनी से प्यार करते हो, ये सच है? ऋषभ एक आईब्रो उठा बोला, तुम्हें क्या लगत है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोमल बोली, नहीं नहीं मैं बस दोबारा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ऋषभ बोला, हाँ मैं अवनी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और उदास होते हुए बोला, पर अब वो मुझसे नफरत करती है। कोमल ऋषभ की बात सुन एक स्माइल के साथ बोली, तुम उदास मत हो, जब अवनी को सच का पता चलेगा वो तुमसे नफरत नहीं कर पाएगी। ऋषभ बोला, पर उसे सच कैसे पता लगेगा? वो तो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। कोमल बोली, वो सब मुझ पर छोड़ दो। तभी अवनी के वार्ड से दोनों लेडीज डॉक्टर बाहर आई और ऋषभ के सामने आ बोली, सर मैम अब ठीक है, उन्हें थोड़ी कमजोरी हो गई थी इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ऋषभ ने हम में जवाब दिया और बोला, क्या हम मिल सकते हैं?
डॉक्टर बोली, जी सर, पर उन्हें अभी आराम की जरूरत है, इसलिए आप उन्हें नींद से मत जगना। ऋषभ ने हम बोला और अवनी की वार्ड के तरफ बढ़ गया। कोमल और विवान भी उसके पीछे पीछे आने लगे। ऋषभ रूम में गया तो देखा अवनी बड़े सुकून से सो रही है। ऋषभ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ के बैठ गया। कोमल और विवान ने भी अवनी को देखा, फिर दोनों बाहर चले गए। करीब 3 घंटे बाद अवनी की नींद खुली। उसने अपने आसपास देखा तो वो कुछ समझ नहीं पाई कि वो कहाँ है। तभी उसकी नजर अपने एक हाथ पर गई जिसे ऋषभ बड़े प्यार से पकड़कर किसी बच्चे की तरह सोया था। इस वक्त वो एकदम मासूम बच्चा लग रहा था। एक पल के लिए तो अवनी उसकी मासूमियत में खो गई थी, पर जैसे ही उसे याद आया ऋषभ ने उसके साथ क्या किया है, उसने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके ऐसा करने से ऋषभ की नींद टूट गई और उसने अवनी को देखा जो उससे गुस्से से घूर रही थी। वो फिक्र करते हुए बोला, अवनी तुम ठीक तो हो ना? अवनी ने ऋषभ की बात का चिल्लाते हुए जवाब दिया, तुम मुझसे दूर रहो मैं और मेरे सामने से चले जाओ, मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे चेहरे से। अवनी की बात सुन कबीर उदास हो गया और वहां से उठकर जाने लगा कि तभी कोमल ने ऋषभ को रोकते हुए बोली, अवनी तू गलत समझ रही है। असल में कोमल अवनी और विवान अवनी के चिल्लने की आवाज सुन सीधा अंदर आ गए थे। अवनी कोमल की बात सुन बोली, तुझे अगर इसकी साइड लेनी है तो तू भी यहाँ से चली जा। कोमल ने एक बार ऋषभ को देखा जो उसे अवनी के पास जाने को बोल रहा था। कोमल अवनी के पास चली गई और ऋषभ और विवान बाहर चले गए। कोमल अवनी बैठी और उसका हाथ पकड़ बड़े प्यार से बोली, अब कैसा लग रहा है तुझे? हम अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अवनी बोली, तू एक बार जानना नहीं चाहेगी ऋषभ ने तेरे साथ वो सब क्यों किया? कोमल बोली। अवनी चिढ़ते हुए बोली, तू फिर से उसके बारे में बात करने आ गई, मुझे नहीं करनी कोई बात उसके बारे में। कोमल बोली, पर एक बार सुन तो ले वरना तू जिंदगी भर पछताएगी कि तूने एक गलत फहमी की वजह से एक ऐसे इंसान से नफरत करने लगी जिसने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अवनी हैरान होते हुए बोली, मतलब क्या है तेरा? उसने मेरी जान कब बचाई और कैसे? कोमल बोली, जब पानी में तू बेहोश हो गई थी तब ऋषभ ने ही तेरी जान बचाई थी। फिर थोड़ा रुक बोली, और जो तू ये समझ रही है कि ऋषभ ने तेरा फायदा उठाया है, उसने तेरी जान बचाने के लिए ये सब किया, अगर वो ये नहीं करता तो शायद आज तू जिंदा नहीं बचती। अवनी गुस्से से बोली, उस सब से मेरी जान कैसे बच सकती है? कोमल उसे शांत करते हुए सब बता दिया जो ऋषभ और अवनी के बीच में हुआ था। अवनी सब जान हैरान थी, फिर कोमल को देख बोली, यार उसने तो मुझे बचाने के लिए ही ये सब किया और मैं पागल उसे ही गलती समझ लिए, मैंने उसे कितना भला बुरा बोल दिया, फिर भी वो चुपचाप सब सुनता रहा। कोमल बोली, कोई बात नहीं, तेरी तरह ही मैंने भी उसे बहुत कुछ बोल दिया था, पर जब सच्चाई पता चली तो मैंने उसे माफी मांगी, उसने भी मुझे बड़ी आसानी से माफ कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को दोषी समझता है। तू भी उससे माफी मांग ले, तुझे माफ कर देगा। अवनी थोड़ा सोचते हुए बोली, मैं उससे माफी तो मांग लगी पर आज के बाद कभी उससे बात नहीं करोगी। कोमल अवनी की बात समझने की कोशिश करते हुए बोली, मतलब क्या है तेरा? बात नहीं करोगी? वो क्यों? अवनी सैद होते हुए बोली, मैं ये सब शादी के बाद अपने पति के साथ करना चाहती थी, पर अब मुमकिन नहीं है, जब किसी को पता चलेगा तो वो मुझसे कभी सदी ही नहीं करेगा। कोमल अवनी के सिर पर चपत लगते हुए बोली, अवनी तू पागल है क्या? अपने इस छोटे से दिमाग में क्या उठपटांग सोचती रहती है? जो तुझसे प्यार करता होगा उसे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आजकल सब कॉमन है। अवनी ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। कोमल उसे देख समझ गई अवनी इस बात से कितनी सैड है, इसलिए उसे अकेला छोड़ना ही सही रहेगा। कोमल उठी और बोली, अवनी अब तू आराम कर, मुझे घर जाना है, कुछ काम है। फिर कोमल वार्ड से बाहर आ गई और ऋषभ और विवान को ढूंढने लगी। उसे साइड में मास्क लगाए ऋषभ दिखा जो विवान को कुछ बता रहा था। कोमल उसके पास जाके खड़ी हो गई। ऋषभ की नजर कोमल पर पड़ी, वो उसकी तरफ देख बोला, अवनी अब कैसी है? कोमल बोली, अब वो ठीक है और तुम्हें माफ करने को भी रेडी है। ऋषभ बोला, पर कैसे? कोमल ने सब बता दिया कि अवनी माफ तो कर देगी पर दोबारा जिंदगी में कभी बात नहीं करेगी और वो शादी वाली बात भी बात दी। ऋषभ सब सुन कुछ सोचने लगा, फिर बोला, कोमल तुम एक काम कर सकती हो। विवान ने बोला, हाँ ऋषु, पर तू शोर है, जो तू करने जा रहा है अवनी तेरा साथ देगी। ऋषभ ने अपना सिर उठाया और बिना भाव के बोला, मैं बस उसे उसका हक दे रहा हूँ, और रही बात साथ देने की तो उसे देना ही पड़ेगा, चाहे मर्जी से या जबरदस्ती से। विवान ने फिर कुछ नहीं कहा और फाइल देके अपने कैबिन की तरफ चला गया। अब आगे हॉस्पिटल में अवनी अब सोकर उठ गई थी और अपने फोन में कुछ काम कर रही थी, तभी कोमल का कॉल आया। अवनी ने बिना सोचे समझे कॉल उठा लिया। उधर से कोमल बोली, अब तबीयत कैसी है अवनी? अवनी को उसकी आवाज से ही पता चल गया था कि कोमल ने सिर्फ हाल चाल जानने के लिए फोन नहीं किया बल्कि बात कुछ और है। अवनी बोली, हम अच्छी है, और आगे बोली, तुमने सिर्फ हाल चाल जानने के लिए तो फोन नहीं किया, क्या बात है? फिर उधर से कोमल थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, अवनी वो आर के तुझसे मिलना चाहता है। अवनी थोड़ा सोचते हुए बोली, पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? कोमल बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता, शायद कोई डील करनी हो।
अवनी मन में सोची, आर के बिना किसी फायदे के कभी किसी से एक बार भी नहीं मिलता और मुझसे वो सामने से मिलने आ रहा है वो भी दूसरी बार, जरूर कुछ गड़बड़ है। अवनी थोड़ा सोची और बोली, आर के से बोल दो मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहती। कोमल ने बोला, पर वो। कोमल इतना ही बोल पाई थी कि अवनी बोली, पर वर कुछ नहीं, मुझे उससे आज नहीं मिलना, और फोन काट दिया। कोमल ने अपने हाथ में फोन को देखते हुए कहा, कोमल ऋषभ ने तुझे एक काम दिया था वो भी तुझसे नहीं हुआ। फिर उसने ऋषभ को फोन कर सब बता दिया। ऋषभ सब सुन बोला, तुम अब कुछ मत करना, अब मैं अपनी तरीके से उससे मिलूंगा। कोमल को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था ऋषभ करना क्या चाहता है, पर फिर भी उसने हामी भर दी और ऋषभ ने फोन काट दिया। शाम 6 बजे अवनी अपने अपार्टमेंट में बड़ी ही सुकून की नींद सोई हाई थी। अवनी को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, इसलिए वो सीधा अपने घर आके आराम कर रही थी। तभी अवनी का फोन बजा। अवनी अपनी आंखें हल्की सी खोल अपने फोन को देखने लगी। उसने जब फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसने फोन काट कर दोबारा सो गई। तभी फिर फोन की रिंग की आवाज आए। अवनी ने फिर से फोन काट दिया, पर बार बार फोन आने पर अवनी को अब गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में फोन उठाया और चिल्लाते हुए बोली, क्या है रोहित, अगर तुमने किसी फालतू काम की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब की है तो याद रखना है तुम्हारा इस दुनिया में आज आखिरी दिन है। रोहित अवनी की धमकी सुन अंदर तक कांप गया और हकलाते हुए बोला, बॉस काम बहुत ही जरूरी था इसलिए फोन करना पड़ा। अवनी थोड़ा शांत हुए और बोली, हम बोलो क्या काम था। रोहित थोड़ा हिचकते हुए बोला, बॉस वो आरके ने हमारे सारे अड्डों को अपने कब्जे में ले लिया है और हमारे सारे आदमियों को बंदी बना लिया। अवनी रोहित की बात सुन चिल्लाते हुए बोली, व्हाट, ये कब हुआ और तुम लोगों क्या कर रहे थे, तुम्हें पता कैसे नहीं चला। रोहित डरते हुए ही बोला, बॉस आरके के आदमियों ने हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिया था जिससे हमें संभलने का वक्त ही नहीं मिला और उसने हमारे सारे आदमियों को बंदी बना लिया। अवनी सब सुन गुस्से से बोली, पता करो आरके हमारे आदमियों को छोड़ने के बदले चाहता क्या है। रोहित फट से बोला, बॉस आरके बस आपसे मिलना चाहते हैं, बदले में वो हमारे सारे आदमियों को छोड़ देगा। अवनी को थोड़ा अजीब लगा, आरके सिर्फ उससे मिलने के लिए इतना सब कर रहा है, जरूर कुछ तो बड़ी बात है। फिर अवनी ने बोला, आरके से बोल दो मैं मिलानो को रेडी हूँ, और उसने फोन काट दिया। पर जैसे ही उसने फोन टेबल पर रखा तभी किसी प्राइवेट नो से कॉल आया। अवनी ने कॉल पिक किया। उधर से विवान बोला, हेलो मिस क्वीन ऑफ डार्क, आई एम पा ऑफ आरके। आपके अपार्टमेंट के नीचे एक आईडी खड़ी है, आप जाके उसमें बैठ जाइए, ड्राइवर आपको बॉस के पास ले आएगा। और विवान ने फोन काट दिया। अवनी जो विवान बातें संती से सुन रही थी ये जन के हैरान थी कि आरके को उसके अपार्टमेंट के बारे में पता है। अवनी मन में बोली, मतलब आरके मेरे बारे में सब कुछ जानता है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब तो मिलना ही पड़ेगा, आखिर आरके मुझसे मिलना क्यों चाहता है। फिर उसने कोमल को फोन कर सब बात दिया और उसके साथ चलने को बोल दिया। कोमल को जान के हैरानी नहीं हुए क्योंकि विवान ने पहले ही सब कुछ कोमल को बात दिया था। कोमल पहले ही जानती थी कि आरके कौन है और उसे अवनी के बारे में कैसे पता चला, फिर भी उसने अवनी के सामने अनजान बनने की एक्टिंग की। करीब 1 घंटे बाद अवनी रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा कोमल एक ब्लैक ऑडी के पास खड़ी होकर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। अवनी जब पास गई तो देखा वो लड़का कोई और नहीं विवान खुद था। अवनी दोनों के पास गई और सीरियस होते हुए बोली, तुम दोनों का मजाक मस्ती हो गई हो तो चले। विवान ने एक बार अवनी को देखा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अवनी को देख बोला, यार अवनी तुम तो आज कहर ढा रही हो। अवनी विवान की बात सुनते हुए बोली, विवान अभी मैं तुम्हारी क्लासमेट नहीं हूं, मैं इस वक्त में क्वीन ऑफ डार्क, सो बिहेव योर लैंग्वेज। कोमल को अवनी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा पर उसने विवान के सामने कुछ बोलना सही नहीं समझा। अवनी की बात सुन विवान मन में बोला, ऋषु ये पूरी तेरी ही तरह है, दोनों की अच्छी जमेगी। फिर अवनी की तरफ देख बोला, एस मैम सॉरी, और बैक गेट खोल दिया। अवनी जाकर बैठ गई, कोमल भी उसके साथ बैठ गई। विवान ड्राइविंग सीट पे आके बैठा और कार स्टार्ट कर कार को मुंबई के सड़कों पे भागने लगा। उसके आगे पीछे आरके की कई सारी गधियों का काफिला चल रहा था, जहां से भी उनकी कार गुजरती वहां का ट्रैफिक अपने आप ही एक साइड हो जाता। पीछे बैठी कोमल ने अवनी के कान में कहा, अवनी तूने विवान को ज्यादा नहीं बोल दिया, कुछ भी हो वो हमारा दोस्त है। अवनी कोमल की बात सुन उसे एक बार घुरती है जिससे कोमल शकपका जाती है, वापस सही से बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे जहां पहले से ही 10 से ज्यादा चॉपर रेडी थे। विवान दोनों को लेकर एक बड़े से लग्जूरियस चॉपर में बैठ गया। दोनों उस चॉपर का इंटीरियर देख हैरान थे क्योंकि अंदर का इंटीरियर एकदम लग्जूरियस था। चॉपर में बैठने से लेकर सोने तक हर एक चीज की व्यवस्था थी। अवनी, कोमल और विवान तीनों जाके अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। उनके बैठते ही सारे चॉपर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। चॉपर में विवान लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और कोमल अपने फोन में गेम खेल रही। अवनी भी अपने फोन में किसी चीज की डिटेल पढ़ रही थी। करीब 1 घंटे बाद अवनी अपने फोन से ध्यान हटाकर विवान से बोली, विवान और कितना वक्त लगेगा। विवान टाइम देखते हुए बोल, बस 10 मिनट। और अवनी ने मैं जवाब दिया और विंडो से बाहर देखा तो उसने देखा वो लोग समुद्र के ऊपर थे। अवनी को थोड़ा अजीब लगा पर उसने कुछ नहीं बोला।
10 मिनट बाद उनका चोपर लैंड हुआ। तीनों बाहर आए और बाहर का नजारा देख कोमल और अवनी दंग रह गए, क्योंकि वो लोग एक बहुत ही बड़े पैलेस के हेलीपैड पर थे। वहां से दूर दूर सिर्फ सलीके से लगाए हुए पेड़ पौधे ही थे। देखने में ऐसा लग रहा था वो एक बहुत ही बड़ा गार्डन है। गार्डन और पूरे पैलेस में हर जगह सिर्फ आरके के बॉडीगार्ड का पहरा था। किसी के K-47 गन तो किसी के पास मशीन गन। अवनी ने बॉडीगार्ड से ध्यान हटा, इधर उधर देखा तो वो समझ नहीं पा रही थी वो लोग कहाँ है। फिर उसने विवान को देख बोली, विवान हम कहाँ है? विवान एक स्माइल के साथ बोला, वेलकम टू आरके लैंड में। अवनी और कोमल ने जब सुना कि वो लोग आरके लैंड में है, उनकी तो आंखें बाहर आने को थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं था। ये आरके सबसे बड़ा बेस था। आरके के सारे छोटे से बड़े काम यहीं से होते थे। और यहाँ के बारे में एक अफवाह और है कि यहाँ पर आरके की खुद की एक आर्मी भी है, जो सिर्फ आरके के कहने पर किसी भी देश का नमो निशान मिटाने के लिए काफी है। अवनी ने बोला, क्या ये वही आरके लैंड है? वो इतना ही बोल पाई होगी कि विवान ने उसकी बात काटते हुए बोला, हाँ यही वही इलैंड है जिसके बारे में सिर्फ अफवाहें सुनाई देती है, पर आज तक किसी को पता नहीं लग पाया आखिर ये इलैंड है कहाँ। और जिन्हें गलती से पता लग भी गया वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे अलावा तुम लोग पहले इंसान हो जो यहाँ सही सलामत आए हो। अवनी और कोमल ये बात अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि आरके लैंड एक बहुत ही एडवांस और हाईटेक आइलैंड है जिसमें बिना परमिशन के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। विवान उन दोनों को अपने पीछे चलने का बोल आगे चलने लगा। वो सीधा लिफ्ट में चला गया और अवनी और कोमल को भी अंदर आने को बोला। दोनों चुपचाप अंदर चले गए। विवान ने लिफ्ट में अपने आई स्कैन की और लिफ्ट सीधा नीचे जाने लगी। थोड़ी देर में लिफ्ट का गेट खुला, तीनों बाहर आए। सामने एक बहुत ही बड़ा गलियारा था। विवान आगे चलने लगा। अवनी और कोमल तो चारों तरफ का नजारा देख रही थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ लग्जरी चीजें ही रखी हुई थी। वहां का इंटीरियर किसी राजा महाराज के महल जैसा था और हर कुछ मीटर पर यूनिफॉर्म के साथ मास्क पहने कुछ अजीब से लोग थे। अवनी और कोमल ये देखकर समझ गई ये कोई और नहीं आरके की आर्मी ही है। थोड़ा दूर चलने के बाद वो लोग एक बड़े से गेट के सामने खड़े हो गए। विवान गेट के पास गया और गेट के हैंडल पर हाथ रख वापस पीछे आ गया। गेट ने उसके हाथ को स्कैन किया और अपने आप ओपन हो गया। गेट खुलते ही तीनों अंदर गए। उनके घुसते ही गेट दोबारा बंद हो गया। अंदर का नजारा देख तो अवनी और कोमल हैरान और एक्साइटेड दोनों थी, क्योंकि वो लोग समुंदर के बहुत ही अंदर थे और चारों तरफ सिर्फ ग्लास के बड़ी बड़ी दीवारें थी, जिससे बाहर का पूरा व्यू दिख रहा था। बाहर हर तरह की मछलियां दिख रही थी। यहाँ का इंटीरियर बाहर के इंटीरियर से बिल्कुल अलग था। यहाँ का इंटीरियर पूरा मॉडर्न था। वो लोग जहाँ खड़े थे वो एक बहुत ही बड़ा हॉल था, जहाँ बीचों बीच के सारे बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे और उनके बीच में एक किंग साइज चेयर थी, जो देखने में किसी राजा की चेयर जैसी लग रही थी। वो दोनों बाहर देखने में बिजी थी। तभी विवान बोल, मिस क्वीन आप वेट कर रही है, बॉस अभी आते ही होंगे। अवनी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से बाहर देखने में बिजी हो गई। वो कभी कोमल को कुछ दिखती तो कभी कोमल उसे कुछ दिखता। अभी थोड़ी ही देर हुआ होगा कि गेट दोबारा खुला। गेट खुलने की आवाज सुन तीनों उस तरफ देखने लगे। तभी आरके मास्क लगाए बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर आया। उसके पीछे उसके 10 बॉडीगार्ड भी अंदर आए। सबने हॉल का एक एक कोन पकड़ खड़े हो गए। ऋषभ सीधा अपनी किंग साइज चेयर पर पैर पे पैर रख बैठ गया। अवनी ने जब उसकी नीली आंखें देखी तो वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखी है। ऋषभ ने सिर्फ हम में जवाब दिया और अवनी की तरफ देखा, जो उसे देख कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने हाथों से कुछ इशारा किया और इशारा समझ ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड बाहर चले गए। विवान ऋषभ के बगल में आया और अवनी को ऋषभ के सामने वाली चेयर पर बैठने को बोला। अवनी भी बिना कुछ बोले चेयर पर बैठ गई। कोमल भी उसके बगल में आके खड़ी हो गई। अब आगे ऋषभ ने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा तो मन में बोला, सो ब्यूटीफुल। फिर वापस अवनी के फेस को देखा जो बिल्कुल भावहीन था। उसने ऐसे ही उसे देखते हुए कहा, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई मिस क्वीन? अवनी ने जब आरके की आवाज सुनी तो उसे उसकी आवाज एकदम ऋषभ जैसे लगी, फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अवनी ऋषभ के सवाल को इग्नोर करते हुए बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऋषभ खुद के सवालों को इग्नोर होता देख गुस्से से भर गया, फिर भी खुद को कंट्रोल कर बोला, इतनी भी जल्दी क्या है मिस क्वीन, जरा रुकिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वैसे आप यहाँ आए क्यों है? अवनी चिढ़ते हुए बोली, देखो मिस्टर आरके, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको जो भी काम है जल्दी बोलिए। ऋषभ ने भी ज्यादा ना बोलते हुए अपने हाथ का इशारा किया। इशारा समझ विवान ने एक फाइल उठाई और अवनी के आगे रख दी। अवनी को समझ आ गया आरके उसके साथ कोई डील करना चाहता है, इसलिए उसने फाइल उठाई और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो फाइल को पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। पूरी फाइल पढ़ उसने फाइल साइड में रखा और हैरानी से आरके को देख बोली, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर क्यों? कोमल जो कब से चुपचाप अवनी के बगल में खड़ी फाइल में देखने की कोशिश कर रही थी, वो अवनी की बात सुन आंखें बड़ी बड़ी कर कभी ऋषभ को देखती तो कभी अवनी को। फिर उसने विवान की तरफ देखा जो अपनी पलकें झपका शांत रहने का इशारा कर रहा था। ऋषभ ने अवनी के सवालों का जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो कुछ ठहराव के साथ आगे बोला, बिकॉज आई लव यू दिल।
अवनी ऋषभ की बात सुन हैरान होते हुए बोली, हम सिर्फ एक बार मिले हैं, उतने में ही आपको मुझसे प्यार हो गया। ऋषभ अवनी की बातों का जवाब देते हुए बोला, हम एक बार नहीं कई बार मिले हैं और शायद हम दिल्ली मिलते हैं। अवनी ऋषभ की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, पर कैसे, मैं तो आपसे दूसरी बार ही मिल रही हूँ। ऋषभ ने जवाब देते हुए कहा, ऐसे, और इतना कहते ही उसने अपना मास्क हटा दिया। अवनी जो इस वक्त सोचने में बिजी थी, आरके की जगह ऋषभ को देख हैरान हो उसे देख एक ही सांस में बोली, ऋषभ तुम यहाँ, और आरके कहाँ है? तुमने आरके जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? ऋषभ ने अपने दोनों हाथ को चेयर के हैंडल पर रखते हुए अवनी के सवाल का जवाब दिया, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? अवनी ऋषभ की बात ना समझते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? ऋषभ अवनी की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि आरके कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ऋषभ का बात सुन अवनी की आंखें बाहर आने को थी, फिर उसने विवान की तरफ देखा जो हाँ में सिर हिला रहा था। अवनी ने ऋषभ को देख एक्साइटेड होते हुए बोली, मतलब जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती है वो तुम हो? ओ माय गॉड। उसकी एक्साइटमेंट देख ऋषभ विवान दोनों खुश थे। अवनी कुछ देर के लिए भूल ही गई थी कि ऋषभ ने उसके साथ क्या किया था, पर जैसे ही उसे याद आया वो फिर से बिना इमोशन के फेस के साथ बोली, ऋषभ तुम चाहे जो भी हो पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऋषभ को इसी बात की उम्मीद थी, इसलिए उसने कोमल और विवान को बाहर जाने का इशारा किया। इशारा समझ दोनों बाहर चले गए। दोनों को बाहर जाता देख अवनी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो बिना भाव के वैसे ही बैठी रही। जैसे ही दोनों बाहर चले गए ऋषभ अपनी जगह से उठा और सीधा अवनी के सामने बड़े एटीट्यूड से खड़ा हो गया। अवनी को लगा ऋषभ उसे धमकाने आया है, इसलिए वो भी खड़ी होने ही जा रही थी कि तभी उसने देखा ऋषभ घुटनों के बल बैठा और अवनी का एक हाथ अपने हाथ से पकड़ अवनी के आंखों में देख बोला, अवनी मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे शादी कर लो। अवनी जो ऋषभ को घुटनों पर बैठा देख हैरान थी, क्योंकि ऋषभ आज तक किसी के आगे झुका तक नहीं और आज अपने घुटनों पर बैठा था। अवनी ऋषभ के आंखों में पछतावा और प्यार साफ देख सकती थी। अवनी ऋषभ की आंखों में देखा, शांत लहजे में बोली, ऋषभ देखो जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कोमल ने मुझे सब बता दिया है, तुमने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया, और रही बात शादी की तो वो मैं नहीं कर सकती। ऋषभ अवनी का जवाब सुन वैसे बैठे ही बोला, पर क्यों नहीं कर सकती शादी? अवनी बोली, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार है नहीं करते। तुम मुझसे शादी बस इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने गलती की है। ऋषभ अवनी की बातों का जवाब देते हुए बोला, पर मैं तुमसे शादी सिर्फ उस वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता है, और तुमने भी तो बोला था तुम मुझसे प्यार करने लगी थी। अवनी ऋषभ की बात सुन अपनी नजरें छुपाते हुए बोली, हाँ ये सच है, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी क्योंकि मुझे तुम सबसे अलग लगे थे, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ अपनी गिल्ट कम करने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। इस वक्त न जाने क्यों अवनी की आंखों में एक नमी सी आ गई थी, जिसे वो ऋषभ से छुपाना चाहती थी। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे जिनके जवाब वो खुद भी नहीं जानती थी। ऋषभ उठा और अवनी के पास सोफे पर बैठा और उसका हाथ को पकड़कर बोला, अवनी तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुमसे जब पहली बार मिला था तभी से तुमसे प्यार कर बैठा था। तुम्हारे लिए ही तो मैंने तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भी मुझसे प्यार करो। अवनी ऋषभ की बात सुन आंखें बंद कर सोचने लगी, क्या ऋषभ सच में मुझसे प्यार करता है? फिर वो जब से उनकी मुलाकात हुए तब से अब तक सब चीजें याद करने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ किसी फिल्म की तरह चल रहा था। फिर वो आंखें खोल ऋषभ को देख एक्साइटेड होते हुए बोली, मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? इतना कहते ही वो उसके गले लग गई। ऋषभ भी उसके गले लगे ही बोला, हाँ अपनी जान से भी ज्यादा। अगर आपको हमारी कहानियों में मजा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।